नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान नवभारत टाइम से। और मेरे साथ में इस वक्त जो मौजूद हैं एक जानी मानी लेखिका जिग्ना बोरा। हम हमेशा कहते हैं कि जो कहानियाँ हैं वो हमें मिलती हैं हमारे आसपास से, हमारे समाज से, और वही जब एक पर्दे पर आती हैं तो उनका एक बहुत ही अलग इम्पैक्ट होता है। जिग्ना बोरा के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनकी असली जीवन की कहानी जो थी, इन्होंने जेल में जो एक वक्त बिताया था उस पर एक हंसल मेहता का एक स्कूप, एक सीरीज आई थी जिसको कि करिश्मा तन्ना ने इनकी भूमिका की थी। तो ये वो रोल था जो जिग्ना ने एक असली जिंदगी में जिया। लेकिन हम जानते हैं कि जो पर्दे पे दिखाया गया 5 एपिसोड का जो सीरीज था वो शायद कुछ 5% भी नहीं रहा होगा। तो जिग्ना एक जानी मानी पत्रकार रही अपने ज़माने में, और एक क्राइम रिपोर्टर थी, और एक, आप इसे दुर्भाग्य कहें या उनकी ज़िंदगी की एक सीख कहें, कि जो मिड डे के जो जाने माने रिपोर्टर थे मिस्टर डे, उनके मर्डर के लिए मतलब जिग्ना को आरोपी ठहराया गया। उसके बाद उन्होंने एक बहुत लंबा अरसा जेल में गुजारा। बाद में वो एक निर्दोष साबित हुई और वो बाहर निकली, लेकिन तब तक वो एक बहुत ही अलग व्यक्ति बन चुकी थी उन 12 सालों में, है ना। और उस 12 साल को उन्होंने एक उनको जेल में बिताया हुआ जो उनका एक समय था, जो इनका जिंदगी का जो स्ट्रगल था, उसको उन्होंने एक किताब का रूप दिया। और उस किताब के कुछ अंश हमने स्कूप में देखे। लेकिन ये थोड़ी सी पुरानी बात है। नई बात ये है कि जिग्ना बोरा की लिखी हुई किताब पर भारत की बेटी बानो। बानो, उस पर एक और फिल्म आ रही है। और उस फिल्म पर हमारे जाने माने कलाकार जो हैं यामी गौतम और इमरान हाशमी आ रहे हैं। और ये अगेन एक इंडिया की एक सत्य घटना, एक सत्य चीज पर है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी था। और मैं जिग्ना, आपका मैं बहुत 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 स्वागत करती हूँ। थैंक यू श्रीखा जी, थैंक यू जी, सो मच। देखिए, हमारे ज़िंदगी में हमारे आसपास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारा सच होता है, लेकिन बहुत बार हम उस सच को ये सोचकर इस डर के मारे कि क्या इसका रिपरकशन होगा, क्या इसका होगा, हम नहीं उसको लाते हैं। हमें लगता है कि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, हो सकता है हमें इसके लिए विरोध का सामना करना पड़े। तो जिग्ना जी, मतलब जो आपकी जो ये किताब है, इस पर जो भारत की बेटी बानो, इस पर जो एक फिल्म बनने जा रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 3 तलाक पर है। तो मैं थोड़ा सा यही जानना चाहूंगी कि थोड़ा कहानी का जो है इन ब्रीफ प्रेमाइज क्या है। जी। जैसा आपने बोला, हमारे आजू बाजू इतनी सारी कहानियां हैं। हम्म, हर एक के जीवन के पीछे एक बैक स्टोरी होती है। हम्म, ये बानो, शाह बानो केस बहुत फेमस 1985 का केस है। अहमद खान वर्सेस शाह बानो। ये एक 70 साल की औरत की स्ट्रगल, अपने हक की लड़ाई है। हम्म, उनको उनके हस्बैंड तलाक देते हैं जब वो 67-70 ईयर्स की थी। तभी वो दूसरी शादी करते हैं, दोनों बीवियां साथ में रहती है। और एक दिन अचानक शाह बानो को वो निकाल देते हैं घर से। और जैसे ही मुस्लिम लॉ के हिसाब से वो, जैसे ही इद्दत का पीरियड होता है तब तक का मेंटेनेंस दिया जाता है, बाद में नहीं मिलता, वो ही हिसाब से इनके साथ होता है। और ये निकल पड़ती है कोर्ट में लड़ाई, अपना केस, अपनी हम्म, हक की लड़ाई के लिए कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए। हम्म, वो अब वो हिसाब अगर आप 85 के में देखे जाए तो वो टाइम पे अगर आप पढ़ोगे इंटरनेट पे, और वो टाइम पे बहुत ये केस फेमस हुआ था। हम्म, पॉलिटिकली भी उन ये केस को बहुत इम्पैक्ट हुआ था। राजीव गांधी जी की वो टाइम पे सरकार थी, तो ऐसा माना जाता है वो टाइम पे उनको चांस था ये ट्रिपल तलाक बिल इंट्रोड्यूस करना, जो अभी हुआ है अपने देश में, कि तुम ट्रिपल तलाक 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 बोल के ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम्म, तो ये कहीं ना कहीं ये लैंडमार्क केस वही ट्रिपल तलाक बिल का एक बीज था, शायद बोल सकते हैं। हम्म, और अगर आप सोचो, एक औरत जो 70 साल की है, वो एज में उनको जाना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट, पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, वहां से वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, लड़ाई किया। हम्म, तो औरत समाज के खिलाफ कितना उन्होंने उनमें स्ट्रेंथ हुआ होगा। मैंने केस के बारे में बुक लिखी है। जी। जैसे कि आपने कहा कि शाहबानो, हम सभी जानते हैं कि शाहबानो वाला केस जो था कि वो बहुत
मशहूर हुआ और बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था। लेकिन जिग्ना जी, आप तो एक राइटर हैं, लेकिन ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि जो कहानियाँ जो इस तरह की आ रही हैं, जो सच्ची कहानियाँ आ रही हैं, जो समाज से ही हैं और बहुत ही दुखदाई भी हैं। ये नहीं है कि उसमें मतलब दुख नहीं है या उसमें एक एक वो नहीं है, शॉकिंग वो नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये कुछ कहानियाँ जो है एक एजेंडा ड्रिवन कहानियाँ हैं, जो एक स्पेसिफिक एक पीरियड में जिस तरह का हमारा एक सोशियो पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, उसमें ये एक तरह की कहानियाँ आ रही हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हुआ, जो इंसिडेंट हुआ है, जो केस हुआ है, वो तो पब्लिक डोमेन में है, हम्म डॉक्यूमेंट में है, जजमेंट की बुक्स में है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें एजेंडा है। हम्म मैंने बुक लिखा तो यही सोच के लिखी थी कि एक स्ट्रॉन्ग वुमन है। हम्म मेरी पहली बुक मेरे ऊपर है, एंड मैंने जो फेस किया उसमें तो कुछ एजेंडा नहीं था, मैंने वही लिखा जो मैंने फेस किया। उसी के वहां से मैं दूसरा टॉपिक ढूंढ रही थी कि क्या वो लिखा जाए। हम्म तो मुझे ये टॉपिक वो टाइम के लिए बहुत अप्रोप्रिएट लगा। उनकी जर्नी, मैं जैसे आपको बोला, एक 70 साल की औरत, जिन जो अब 5 बच्चों की माँ, जिसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चों के ग्रैंड हम्म चिल्ड्रन सब कुछ है, और उन्होंने कैसा स्ट्रगल किया, पूरी मूवमेंट उन्होंने। एक कम्युनिटी और रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे उसमें जाना भी नहीं है कंट्रोवर्सी में, बट आप ये हिसाब से सोचो कि वो औरत की क्या लड़ाई होगी, उसका क्या जज्बा हुआ होगा। उनको तो क्या, वो तो 70 साल की हो चुकी थी, बड़े बच्चे हो चुके थे, बच्चों के वहां पे बच्चे थे, बट उन्होंने बाकी औरतों के लिए भी लड़ाई लड़ी। वो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। जी। और जैसे कि अगर हम, आप लोगों को पता ही होगा कि हंसल मेहता का जो सीरीज था जिसको कि करिश्मा तन्ना ने इनका रोल निभाया था, जिग्ना जी का, वो स्कूप बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हुआ था। और वो टाइम जब हमें फिर धीरे धीरे पता चला कि क्या था, तो जिग्ना जी आज आप सामने हैं, मुझे याद है मकोका, जो एक इतना बड़ा एक्ट होता है कि एक, मुझे याद है संजय दत्त भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मकोका नहीं, में वो ही, टाड़ा में थे। सॉरी वो टाडा में थे, लेकिन उस वक्त एक टाडा और मकोका एक ऐसे दो ऐसे थे कि ऐसा लगता था कि अगर आप इस मतलब इस उसमें चले धारा, गए, इस धारा में अगर आप अंदर गए, तो आपका कोई भी छूट नहीं है, मतलब आप एक सही तरह बात। से उसमें एकदम फंस जाएंगे। तो जब ये उस वक्त उस तरह का, और फिर एक जो मर्डर का एक षड्यंत्र है, एक जाना माना पत्रकार मिस्टर डे, उसमें जब आप एक आ गई और एक उस तरह से एक आप पर वो धारा लग गई, और जब आप अंदर चली गई, वो आपके लिए कितना ज्यादा मतलब, ऐसा आपको लगा कि भाई ये अंत आ गया या क्या, मतलब क्या था आपका? आज वो इंसिडेंट को 14 साल हो गए, तो हम्म मैं तो समझती हूँ एक वनवास खत्म हुआ। हम्म बट हाँ, वो बहुत मुश्किल टाइम मेरे लिए ही नहीं, मेरे फैमिली के लिए भी था। और मीडिया में रह के भी कोई मीडिया ने हेल्प नहीं किया था, कोई, टोटल सब कोई अगेंस्ट हो गए थे, एंड बहुत डिफिकल्ट था। आज भी अगर मैं वो सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने आप से पूछती हूँ, जितना वो 14 साल कैसे बीत गए। टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता है, बट वो पेन आज भी है। लोगों का सच्चा चेहरा समझ में आता है। बोलते हैं ना, बुरे वक्त पे ही समझ में आता है कौन अपना है कौन नहीं है। वो बहुत सब कुछ झेल लिया। आज भी एक वो मर्डरर का लेबल तो लगा ही है। आज भी समाज के कहीं ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं अरे कुछ तो हुआ ही होगा ना। कोर्ट ने छोड़ने के बाद भी, कोर्ट को छोड़े हुए भी 5-7 साल हो गए, 2017 में, 18 में, फिर भी है ऐसे लोग जो बोलते हैं कि कुछ तो हुआ ही होगा ना, कुछ तो होगा ही ना। तो ठीक है, मुझे अभी लगता है कि आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। मुझे पता है क्या है, जब कोर्ट ने बली कर दिया है सब कुछ, चाह, यस थिंग्स आर गुड नाउ, आई एम हैविंग नो कंप्लेंट्स। जी इसमें भी मैंने अपना रास्ता ढूंढा और चलते गई आगे। जी। एंड आपने तो पूरी किताब लिखी है, लेकिन मैं एक आधा एक ऐसी घटना के बारे में जानना चाहूँगी नवभारत टाइम्स में, जो आपके अंदर की, जब जब आप वहाँ पर थी, जो कि सबसे ज़्यादा त्रासदायक था, मतलब सबसे ज़्यादा आप बोले ना कि खौफनाक था, मतलब उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा कुछ। जी। मेरा मेरा फर्स्ट डे जब जेल में मुझे भेजा जाता है, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। और हर एक रात में रोई हूँ। कोई, जैसे आपने बोला एमसीओसी एक्ट लगा था,
और देयर वाज नो होप कि कब बाहर आऊंगी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और घर पे मेरे नाना नानी बूढ़े, मेरी मम्मी, बच्चा 8 साल 9 साल का था। तो वो सब सोचते सोचते, मतलब मैं शायद आपको वो वाली मेरा दौर एक्सप्रेस ना कर पाऊँ और आप समझ भी ना सको, क्योंकि जिस पे बीतती है उसको ज्यादा पता चलता है। जेल में ऐसे बहुत सारी औरतों को मिली जिन्होंने क्राइम किया था नहीं किया था वो उनको पता। बट एक चीज वहां से मैं सीख के बाहर निकली कि कभी किसी को जज मत करो। आपको पता नहीं है उसकी बैक स्टोरी क्या है। हर एक इंसान को एक सेकंड चांस मिलना चाहिए सुधरने का। अगर उसने कुछ किया है नहीं किया है वो सेकेंडरी है, बट मेरे हिसाब से एक चांस तो मिलना चाहिए सुधरने का। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी 3-4 ऐसी चीजें हैं जो मैं बाहर मतलब निकली वो चीज बाहर लेके। और मीडिया का रुख देखा, मीडिया का कैसे बदनामी हुई है मेरी। रातों रात आपको एक मर्डरर और एक खलनायिका बना दिया, बहुत 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 हाँ। मतलब, और वो चीज थी कि उनको भी कहीं ना कहीं सच्चाई पता थी। सच्चाई पता होने के बावजूद भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आज भी मुझे वो है, लेकिन कहीं जाती हूँ मेरे पुराने कोई दोस्त मिलते, मीडिया वाले नहीं, मेरे सोर्सेस में, वो अभी भी मुझे बोलते हैं कि 2-3 दिन पहले वो रिपोर्टर आई थी और उन्होंने बोला नहीं जिगना छूट गई वो बात अलग है, बट कुछ ना कुछ तो था ही। आज भी 14 साल के बाद भी वो मीडिया ऐसे ही बोलती है। जी, जो बहुत दुख होता है, बट क्या कर सकते हैं। जी। एंड जब आप अंदर थी तो देखिए ना, हमने फिल्मों में ऐसा देखा है, हमने सीरियल में देखा है कि मर्दों को तो मतलब होता ही है एक प्रताड़ना, लेकिन औरत होने के बाद एक अलग तरह का ये होता है। हाँ। तो कभी आप अब्यूज या कभी आप फिजिकल अब्यूज या वर्बल अब्यूज इसका कभी शिकार हुई? क्योंकि एक मर्डरर होके जाना एक औरत का, और क्या होता है ना कि जो ऊंचे जगह से आता है ना, यानी कहीं स्टेटस के साथ आता है ना, उसको और टारगेट बनाया जाता है। अगर आप निचले तबके से गई होती तो भाई ठीक है कि एक दिमाग में रहता है कि हाँ इन लोग का तो काम ही ये रहता है, लेकिन आप एक हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट थी, आप मतलब काफी फेमस थी, आपकी स्टोरीज थे, तो और लोगों को लगता है। तो कभी इस तरह से हुआ कि आप वर्बल या फिजिकल अब्यूज का आसपास के कैदियों के साथ या वार्डन या कभी इस तरह का? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। शायद ये रीजन हो सकता है कि उनको था कि मैं मीडिया से हूँ, पता नहीं बाहर छूट के कुछ लिखूंगी या क्या मेरा रिएक्शन होगा। तो नहीं, मुझे अब्यूज नहीं फेस करना पड़ा था। ओके। तो प्रताड़ना किस तरह की थी, किस तरह से प्रताड़ित, मतलब किस तरह की प्रताड़ना आपने फील की? मतलब ह्यूमिलेशन या किस तरह का? अरे वो कुछ तो जो एक होता है ना, हाँ। एक लेबल ही लग गया ना, मर्डरर का लेबल लग गया, उसमें अंडरवर्ल्ड का एंगल था, तो लोग वही नजर से देखने। बट अंदर एक बात था कि कोई जज नहीं करता था और सब एक जैसे ही थे, ऐसा ही लगता था कि ये हम सब एक ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज थी। बट एक ह्यूमिलेशन और कैरेक्टर असैसिनेशन तो बहुत हुआ। जैसे आपने बोला एक सिंगल मदर हूँ, तो कैरेक्टर असैसिनेशन करना बहुत इजी था। अंदर नहीं, अंदर से ज्यादा तो बाहर हुआ। बहुत इजीली सबने टारगेट किया कि अच्छा जिग्ना का अफेयर इसके साथ था, ये ऑफिसर के साथ था, उसके साथ था, इसके साथ था। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई सक्सेसफुल औरत होती है तो क्या जरूरी है वो किसी मर्द या किसी आदमी के साथ अफेयर करके ही आगे बढ़ सकती है? क्यों ऐसा सोचा जाता है? मेहनत नहीं होती क्या? शायद कहीं ना कहीं आप भी ये चीज से गुजरते होंगे। हम लोग बोलते नहीं है, बट वी नो एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल। वो औरतों के बारे में बोला जाता है ना, हाँ उसने तो अपना विमेन कार्ड खेला होगा, अपने विक्टिम कार्ड खेला होगा, वो तो बड़ा अपना सुंदर है तो उसने अपनी खूबसूरती का फायदा लिया, हंस दी होगी, मिल गया होगा थोड़ा सा, इसलिए स्टोरी मिल जाती है। बट ऐसा नहीं होता है, अपना हार्डवर्क उससे ज्यादा होता है और अपने को वो लोग से, बाकी दुनिया से प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। बिल्कुल वो लोग नहीं समझते। एंड जिग्ना जी, मैंने तो पूरा स्कूप देखा था और मैं आपको जानती भी थी, और मुझे तब मैं वो केस से मैं फॉलो भी कर रही थी, देख भी रही थी। छोटा राजन के साथ में मतलब बहुत आपका ऐसा दिखाया है कि वहीं से जो था ना वो सारा गड़बड़ हुआ,
जो मेन जो पूरा हाँ केस में जो इतना ज्यादा ट्विस्ट आया और आपको एक मतलब आपको अंदर जाना पड़ा और इतने सारा सहना पड़ा, तो वो कहीं ना कहीं छोटा राजन का एक बड़ा उसमें वो था। तो थोड़ा सा अब आज आप हैं सामने, तो क्या क्या था वो एक्चुअली में, क्या सच्चाई थी? एक्चुअली कुछ ऐसा था ही नहीं, हम्म और वो एक बड़ा गैंगस्टर था हम्म वो टाइम का, और मेरे से कुछ लेना देना ही नहीं था। इनफैक्ट मैं नाम नहीं दूंगी, आपके ही पब्लिकेशन के पत्रकार बहुत वरिष्ठ, मेरे से ज्यादा तो वो बात करते थे उस, हम्म बट जस्ट बिकॉज मैं एक औरत थी, मेरा नाम उछाला गया और बदनाम किया गया मुझे। वो गैंगस्टर वो तो कहीं और था, तभी इंडिया में था भी नहीं। हम्म। एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जी। बट पर जब कभी आप अंदर थी तो कभी उनका कोई कॉल या कोई इस तरह का नहीं कि कोई नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, कि कैसे भाई? पॉसिबल है अंदर? हाँ। मेरे घर वाले का अंदर कोई बात नहीं होता तो छोटा राजन क्या हम्म। कुछ भी नहीं नहीं कोई था वैसे। मैसेज ऐसा होता है ना कि ये इतना सारा हंगामा ना हो ना, गया या कुछ भी कुछ नहीं, नहीं? क्योंकि वन साइडेड स्टोरी चल रही थी ना, मेरे साइड से तो कोई बोलने वाला था नहीं ना, हम्म और मैं चुप रही। हम्म। मुझे ये केस और ये इंसिडेंट ने ये सिखाया कि चुप रहने में सबसे बड़ी बड़ी चीज। जीत है। हम्म, जितना आप चुप रहोगे हाँ। उतना आपके लिए अच्छा जी। है। एंड जिग्ना जी, कभी ऐसा हुआ कि होता है ना कि जब हम इस तरह के उसमें जाते हैं ना, तो एक बड़ा अन मतलब बोलते हैं ना, जिसका एंड ही नहीं है, वो एक ऐसा टनल साबित हो जाता है। आपको लगता है कि अभी अंधेरा खत्म होगा, अभी अंधेरा खत्म होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो एक टनल है, कब खत्म हाँ होगा कब। तो कभी ऐसा होता है कि कभी आपने हार मानी हो, कभी आपको कुछ बुरा ख्याल आया हो अपनी जिंदगी को खत्म करने का, या आपको लगा हो कि नहीं अभी नहीं हो रहा है एंड, ऐसा कभी हुआ, हुआ? बहुत बार ऐसा हुआ कि हम्म, सुसाइड ये वो, बट तभी तभी मेरे बच्चे का मुंह सामने आ जाता था। वो 10 साल का था, मेरे बूढ़े ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे फैमिली थे। अगर मैं सुसाइड करती, हालांकि सुसाइड करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए बाबा, और वो करती तो लेबल ही लग जाता ना कि इसने कुछ गलत किया ही होगा, हम्म, इसलिए सुसाइड किया। हम्म, हम्म, बट दिमाग है, इंसान हूं मैं भी, हम्म, और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते थे। हम्म, तभी मैंने अपने आप को डाइवर्ट किया। मैं हम्म, स्पिरिचुअलिज्म, हम्म, मेडिटेशन, मैं एस्ट्रोलॉजी सीखी, टैरो कार्ड सीखी, हम्म, उसमें लोगों को हील करती गई और अपने आप भी हील होती गई शायद हम्म। साथ साथ में। जी जी बिल्कुल। और आप देखिए ना कि हर चीज जो है, हम कहते हैं कि जो मुसीबत या जो तकलीफ में जो सबसे बड़ा मरहम होता है वो होता है वक्त, सही बात है, है ना? जो एकदम सही वक्त होता बात है है, वक्त आपकी। से बड़ा कोई मरहम कोई नहीं है। तो जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, मरहम लगता जाता है। ठीक है, स्कार्स या निशान रह जाते हैं, वो बात सही है, लेकिन क्या जख्म ठीक तो हो ही जाता है, क्योंकि कोई चीज हमेशा रहती तो नहीं है। सही तो बात वो है। उसका जीता जागता जो एग्जाम्पल है वो जिग्ना जी हैं। और अब आप ये देखिए कि उनकी दूसरी किताब पर एक इतनी बड़ी फिल्म बन रही है, और उसमें इतने बड़े कमाल के एक्टर हैं, है ना? तो बहुत बड़ी बात है कि एक इमरान हाशमी, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। यामी गौतम, वो एक एक्ट्रेस के तौर पे और फीमेल ओरिएंटेड जो रोल्स हैं वो उसमें लगातार अपने आप को साबित करती चली गई हैं। सही बात तो है। आपके लिए कैसा फील है, बॉलीवुड के दो बड़े स्टार, बहुत मुझे ही जैसे, हाँ, मीनिंगफुल एक्टिंग, एक्टर्स जो है वो मुझे आपके? जैसे आपने बोला वो सही बात है कि देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग। एग्जैक्टली। वो वक्त बुरा था, वो गुजर गया। हम्म, आज शायद अगर वो वक्त नहीं रहता तो मैं भी क्या पता नहीं कहाँ होती, जी क्या जी। होती, राइटर ना बनती हाँ शायद, हाँ हाँ। बुक ना लिखती। एंड आई फील वेरी प्राउड कि बैक टू बैक दोनों बुक का स्क्रीन एडप्शन हुआ। हम्म, यामी इज वेरी फैंटास्टिक, जिन्होंने टीजर देखा है एवरीबडी इज वेरी जी। हैप्पी विद द एक्टिंग। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी का ये हम्म, रोल है। एक जो इंसिडेंट है उसके लिए एक ऐसी ही लेडी चाहिए थी जो एकदम फुल नो स्ट्रेंथ से उसको महसूस करे पहले, अरे हाँ। और फिर उस पे एक्ट करे। वो हम्म। बहुत जरूरी था। आप इन लोगों से मिली? नहीं नहीं, अब तक नहीं नहीं मिली मिल हूँ, बट पाई हैं। मुझे बताया गया हाँ है हाँ हाँ। कि यामी ने बुक पढ़ी है जरूर, हम्म, इमरान ने, टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर बेटर। होपफुली विल मीट सून। जी। एंड वो तो खैर अभी मूवी के बाद जब आएगी तो पता चलेगा हमें कि कितना बुक में से मतलब वो लोग उसको एग्जीक्यूट कर पाए हैं, ट्रांसक्राइब कर पाए सही हैं, है बात, ना, ट्रांसलेट कर पाए हैं। सही बात। लेकिन हम देखते हैं कि स्कूप में ऐसा था कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि थोड़ा जो बाहरी जो नेक्सस चल रहा था या जितनी बाहरी पॉलिटिक्स चल रही थी, चूंकि 5 ही एपिसोड थे तो वहाँ तो कितना मतलब वो। नहीं, स्कूप तो
मेरी एक्चुअली रियल लाइफ पे नहीं है, वो इंसिडेंट लिया गया है। एक इंसिडेंट है, उसको ड्रामेटाइज और इंस्पायर्ड है वो। सो इट इज नॉट अबाउट, क्योंकि मेरी बुक में तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है जो स्कूप में दिखाए ही नहीं गए। ओके। एंड जैसे आपने बोला इन्वेस्टिगेशन पार्ट भी जो दिखाया है वो भी मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो वो पूरा ड्रामेटाइज्ड है, विच आई फील सो। एंड जो बुक पढ़ेगा उनको पता चलेगा बुक इज फार मोर इंटरेस्टिंग, आई फील। और वो भी बात आप सच बोल रहे हो, 5 ही एपिसोड में क्या ही दिखा पाएंगे जी वो। जी। तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हमारे हमेशा से ये होता है कि जो साहित्य है, जो कहानियां हैं, वो राइटर्स के हमेशा मतलब ये होता है कि इसीलिए बहुत ज्यादा मतलब वो संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि जो वो लिखते हैं कई बार ऐसा होता है कि उसकी आत्मा नहीं आ पाती है। जो बुक की है और बुक राइटर की है वो आत्मा रह जाती है, मतलब बन जाती है कुछ अच्छी कहानियां। लेकिन हम देखते हैं कि हमेशा ये राइटर्स का रहता है कि आत्मा नहीं रही। नहीं, बट अभी तो पहले से फार बेटर है। मुझे राइटर्स लोग का उतना ही योगदान है एक फिल्म को हिट बनाने में। आप देखते हो बहुत सारी फिल्में हैं जो नहीं चलती है क्योंकि कंटेंट वाइज उसमें इतना दम नहीं रहता है। तो अभी पहले जैसा नहीं है राइटर्स, यस, क्योंकि वो ड्रामेटाइज करते हैं। आखिर पिक्चर चलनी भी चाहिए ना। बहुत ज्यादा आप ग्रे दिखाओगे तो वो चलेगी भी, वो एक कॉमन मैन को लगेगा यार हम लोग क्यों थिएटर में जाते हैं। लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि जैसे कि स्कूप थोड़ा सा एक लॉन्ग फॉर्मेट सीरीज हो सकती थी? बिकॉज जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आजकल तो ये चलते ही हैं। हो सकती थी, बट हर एक का मुझे लगता है वो डायरेक्टर का अपना विजन रहता है। मेरा काम देखो, मैंने कभी नहीं सोचा था बुक लिखने के टाइम पे कि ये सीरीज बनेगी। मैंने बुक लिखा मेरे हीलिंग के लिए। बुक राइटिंग इज अ थेरेपी एक्चुअली मेरे हिसाब से। तो मैंने तो मेरा एक्सपीरियंसेस मुझे लिखना था, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट अमेजोन टॉप 100 में मेरी बुक रही। जेल की बुक में वन ऑफ द टॉप 5 इन इंडियन जेल बुक है वो। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एज अ राइटर दैट आई हैव गिवन माय बेस्ट टू बोथ द बुक्स। जी जी। और मैं जानना चाहूंगी कि आपके बेटे के साथ आपका क्या था, सबसे इमोशनल मोमेंट क्या था? क्योंकि 10 साल तो जब बहुत छोटे होते हैं, जब वो बहुत छोटे हैं और वो कितना समझ पा रहे हैं कितना नहीं, उनके अंदर क्या चल रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा बच्चा, ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ उससे उसको मेंटली इतना इफेक्ट नहीं हुआ। वो मुझे फर्स्ट टाइम जेल में मिलने आया, तब उसने, मैं रो रही थी, वो मेरे बाजू में, तो ऐसे जेल में तो सामने ऐसे होता है, तो मुझे बोल रहा था कि मम्मा तू रो मत, मुझे पता है तूने ये नहीं किया है। वो मोमेंट मेरे लिए सबसे, तब भी मैंने सोच लिया अभी मुझे कहाँ किसको दिखाना है, किसको जवाब देना है। मेरा अपना बच्चा ही मुझे बेगुनाह मानता है ना, बस अभी निकालेंगे, अभी फेस करेंगे, लड़ेंगे, अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगी अभी मैं। बट कहीं ना कहीं एक चीज का अफसोस है, मुझे गिल्ट है वो चीज का, कि वो अपना बचपन नहीं जी पाया। बच्चे लोग, दूसरे बच्चे अब लोग खेलते नहीं थे, उनके पेरेंट्स बोलते थे कि ये मर्डरर का लड़का है, इसके साथ मत खेलो। उसको कॉलेज में बॉम्बे में एडमिशन नहीं मिला था, तो वो सब भी वो बच्चे ने बहुत अच्छे से उसको पॉजिटिवली फेस किया, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल जी। तो अब तो एक नया पता ना, एक नई इनिंग चल रही है, नया काम आपका चल रहा है। तो आप किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं? आप इतनी मतलब शार्प फीचर्स एंड इतनी कमाल की पर्सनालिटी वाली महिला हैं, तो एक्टिंग के लिए आप ओपन हैं? एक्टिंग तो इतना पता नहीं है, मुझे रोने के अलावा कुछ आता नहीं है ऐसा मुझे लगता है, जो हिसाब से बिग बॉस से लोगों ने देखा। बट नहीं, आई एम हैप्पी इन राइटिंग। मैं तीसरी बुक लिख रही हूँ, वो मेरे पे ही है। तो उसके बाद और 2 बुक के प्रोजेक्ट है हाथ में। देखते हैं, वो हिसाब से करेंगे। कभी कभी सोचती हूँ एक्टिंग करनी चाहिए, बट फिर लगता है नहीं बाबा, नहीं, बिकॉज यू हैव वेरी शार्प फीचर्स एंड बहुत ही आपकी यू हैव वेरी मतलब एकदम आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी। थैंक यू सो मच, बट अभी क्या ही एक्टिंग कर लेंगे, उससे अच्छा मुझे लगता है बिहाइंड द कैमरा अच्छे लिखने में। एंड जो आजकल रियलिटी शोज हैं उसमें तो आप जा सकते हाँ, हैं। रियलिटी शो, आप बिग खुद बॉस, जिगना बुरा बन गए। हाँ, बिग बॉस के बाद मुझे ऐसा, अब भी मैंने ये थोड़ा बहुत राइज एंड फॉल देखा तो मुझे अच्छा लगा, ट्रेटर्स मुझे अच्छा लगा। देखते हैं नेक्स्ट सीजन में अप्रोच करेंगे, देखते हैं। तो आपने देखा कि जिगना जी के पास जो कहानी है वो इतने छोटे से 20-25 मिनट के इंटरव्यू में तो उसको समेटना
पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम समय समय पर उनसे मिलते रहेंगे और उनकी ज़िंदगी के लेसन्स को, उनकी ज़िंदगी की सीख और संघर्ष को आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन तब तक हम उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा गुड विश देना चाहेंगे। Thank you बहुत so much, शुक्रिया, Rekha ji. Thank बहुत you so शुक्रिया, much. बहुत Thank you. शुक्रिया It's always जी, pleasure. Thank जी you so बिल्कुल। much.